हेलो एवरीवन, आई क्वेश्चन में आपका स्वागत है। आज हम ऐसे क्वेश्चन की सीरीज लेके आए हैं जो कि करंट टॉपिक से रिलेटेड हैं और एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो के माध्यम से जो भी एग्जाम्स आपके आने वाले हैं उसमें आपके जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं वो सॉल्व होने में आसानी होगी, ठीक है। तो आज मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, आप उनको सॉल्व करिए। कुछ टाइम दूंगा मैं, उतने देर में आप सॉल्व करेंगे, रिप्लाई देंगे कमेंट बॉक्स में, और उसके बाद मैं उत्तर बताऊंगा, आंसर बताऊंगा। मैं गेस कर लूंगा कि अब तक आप आंसर दे चुके होंगे, उस हिसाब से मैं आपका आंसर बताऊंगा, ठीक है। आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें 4 ऑप्शन रहेंगे या 5 ऑप्शन रहेंगे। उसमें से आपको सही आंसर का जवाब देना है और आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है मेरे रिप्लाई करने से पहले। और हाँ, गूगल आपको नहीं करना है। और मान लीजिए कि आप गूगल करते भी हैं तो उससे आपको याद ही होगा। तो आपको अपने से रहना है कि हाँ, मैं सही कर रहा हूँ अपने साथ कि नहीं। आप सीख भी सकते हैं। अगर आप कुछ नहीं आता होगा तो आपको ये भी हो जाएगा कि आप कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं और मज़े के साथ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन है, Which of the following state government has launched AMLAN यानी एनीमिया मुक्त लक्ष्य अभियान प्रोग्राम रिसेंटली? यानी कि एनीमिया मुक्त लक्ष्य प्रोग्राम की शुरुआत किस स्टेट में की गई है, ठीक है, अभी रिसेंटली। तो ये आपको आंसर बताने हैं। तो आपके सामने 5 ऑप्शन है, इनमें से कौन सा सही है ये आप बताएं। पहला है गुजरात, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उड़ीसा, चौथा है आंध्र प्रदेश, पांचवा है केरला। तो इनमें से कौन सा सही होगा आप सोच के बताएं, उसके बाद मैं फिर आपको आंसर बताता हूँ। आपके सामने कुछ सेकंड्स हैं। ये भी बहुत न्यूज़ में है, तो आप बता सकते हैं इसका आंसर। चलिए ठीक है, आपका समय समाप्त हुआ। मैं आपको बताता हूँ कि इसका सही आंसर क्या है। जो ये आपका एनीमिया मुक्त लक्ष्य प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उसकी शुरुआत जो हुई है वो उड़ीसा में हुई है, ठीक है। ये जो आपका उड़ीसा है, वो है वो राज्य है, वहाँ पे इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है। इसका उद्देश्य यह है, इसका जो पर्पज़ है, यह है कि जो हमारे राज्य में यानी जो उड़ीसा राज्य में जो एनीमिया से ग्रस्त लोग हैं, उनकी संख्या को कम किया जाए। तो यह प्रोग्राम उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ कुछ डिपार्टमेंट्स हैं, उनके द्वारा चलाया जा रहा है। जैसे कि इसमें जैसे कि ये हो गया उड़ीसा गवर्नमेंट के साथ जो और भी डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि है। तो इसमें से पहला डिपार्टमेंट है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट, ठीक है। ये पहला डिपार्टमेंट हो गया। उसके बाद दूसरा है स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट। स्कूल एंड मास एजुकेशन डिपार्टमेंट हो गया। तीसरा है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद आता है जो एससी और एसटी होते हैं, उनके जो डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट होते हैं वो आते हैं। तो एससी एससी एंड एसटी डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद जो मिशन शक्ति है डिपार्टमेंट, इस प्रोग्राम के माध्यम से जो भी एनीमिया पीड़ित होंगे उनका इलाज किया जाएगा और ऐसा किया जाएगा कि वो इस प्रॉब्लम से यानी इस डिजीज से पीड़ित ना हो। ऐसा भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है, जैसे कि जो न्यूली बॉर्न बेबी हैं उनको ये प्रॉब्लम ना आने पाए, उसके लिए सरकार की पहल है। और उसके बाद जो भी माताएं या फिर जो भी मदर्स हैं जिन्होंने अभी बच्चों को जन्म दिया है, उनको भी ये समस्याएं होने की बहुत ही ज़्यादा संभावना रहती है, बहुत ही ज़्यादा पॉसिबिलिटी रहती है। तो उसके लिए भी ये प्रोग्राम, कई सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं देश में, जो सेंट्रल गवर्नमेंट भी चला रही है और स्टेट गवर्नमेंट भी चला रही है। तो इसके लिए बहुत सारी पहल की गई है, जिनमें से उड़ीसा गवर्नमेंट ने एनीमिया मुक्त लक्ष्य प्रोग्राम का इनिशिएटिव लिया है, ठीक है, ये प्रोग्राम स्टार्ट किया है। तो आप याद रखिएगा, उड़ीसा का ये प्रोग्राम है, ठीक है। अगर मैं उड़ीसा गवर्नमेंट की बात करूं तो यहाँ के जो सीएम है वो नवीन पटनायक है, उन्होंने ही इस कार्यक्रम को लॉन्च किया है, ठीक है। अगर उड़ीसा की ही बात करें, अगर यहाँ के गवर्नर की बात करें, तो यहाँ के गवर्नर है गणेशी लाल। गणेशी लाल जी जो हैं वो यहाँ के गवर्नर हैं, ठीक है। और उसके बाद अगर उड़ीसा के राजधानी की बात करें यानी कैपिटल की बात करें तो यहाँ की कैपिटल है भुवनेश्वर। तो आपको ये याद रखना है। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी विल होस्ट द फर्स्ट G20 शेरपा मीटिंग इन इंडिया फ्रॉम 4 टू 7 दिसंबर, ठीक है। तो जो यहाँ पे G20 की शेरपा मीटिंग होती है, जो कि जो मेन मीटिंग होती है G20 की, उससे पहले ये मीटिंग होती है जिसमें जो भी साइन करने होते हैं इन लोगों को, कोई भी एग्रीमेंट होता है उसके बारे में डिस्कस करना होता है, निगोशिएशन करना होता है। तो उसके लिए कुछ मीटिंग्स होती हैं जिनमें ये शेरपा मीटिंग होती है, ठीक है। तो इसमें जो मेन जो हेड होते हैं वो नहीं मिलते हैं। जो इनके बाकी सदस्य होते हैं, जो महत्वपूर्ण होते हैं, वो लोग शेरपा मीटिंग में भाग लेते हैं और उसपे जो भी चर्चाएँ होती हैं वो डिस्कस होती हैं कि जो मेन मीटिंग होगी उसमें हम लोगों को किस चीज़ पे निर्णय लेना है, ठीक है। तो इस तरीके से जो 4 टू 7 दिसंबर में जो ये मीटिंग होने वाली है वो कहाँ पे होने वाली है, इसका आपको आंसर देना है। आपका टाइम पहले से ही शुरू हो चुका है, क्योंकि जब से मैं आपसे ये सारी डिस्कस कर रहा हूँ वो आपको टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए ठीक है, फिर भी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ और कुछ सेकंड, 10 सेकंड। तो आप बताएँ कि इसका आंसर क्या होगा? इसमें से ऑप्शन है बेंगलुरु,
दूसरा है नई दिल्ली, तीसरा है अहमदाबाद, चौथा है मुंबई, पाँचवाँ है उदयपुर। तो आप ये बताइए कि इसमें से कौन-सा आंसर सही है जहाँ पे ये G20 शेर्पा मीटिंग चलेगी? तो चलिए आपका टाइम समाप्त हुआ। अब मैं इसका आंसर बता दूँ, जैसे कि यहाँ पे ये बैंगलोर भी नहीं होगा, नई दिल्ली भी नहीं होगा, अहमदाबाद होगा? अहमदाबाद भी नहीं होगा, मुंबई मुंबई भी नहीं होगा, यहाँ पर होगा उदयपुर, यहाँ पर होगा उदयपुर। इसका सही आंसर है उदयपुर। उदयपुर में G20 की शेर्पा मीटिंग होगी। इस मीटिंग के अध्यक्ष की बात करें कि इस मीटिंग का अध्यक्ष कौन रहेगा, तो वो रहेंगे अमिताभ कांत। अमिताभ कांत जी रहेंगे इस मीटिंग के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट। और जैसे कि अगर उदयपुर के दरबार हॉल में ये मीटिंग होगी, दरबार हॉल में ये मीटिंग होगी उदयपुर के। और अगर उदयपुर की बात करें, उदयपुर भी अपने आप में एक इम्पॉर्टेंट सिटी है, इम्पॉर्टेंट सिटी है राजस्थान की, जो कि व्हाइट सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जानी जाती है। व्हाइट सिटी, व्हाइट सिटी के नेम से भी फेमस है। और इसको साथ में ये भी कहते हैं कि लेक सिटी ऑफ इंडिया। ये झीलों का शहर है, इसमें कई सारी झीलें हैं, इंपॉर्टेंट लेक्स हैं, इसकी वजह से इसको झीलों का शहर भी कहते हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि ये G20 जो मीटिंग है, उसमें 19 कंट्रीज और जो एक यूरोपियन यूनियन होता है वो शामिल रहते हैं, ठीक है? यूरोपियन यूनियन कई देशों का संग्रह है जो कि यूरोपीय देश हैं। तो कुल मिला के ये 20 इनको माना जाता है, ठीक है? और इनकी जो शुरुआत की थी, जो इसका G20 की बैठक की शुरुआत की गई थी, वो G7 कंट्रीज़ के द्वारा की गई थी। अगर आपको G20 और G7, G8 ये कंट्रीज़ क्या होती हैं, इनके बारे में जानना है, तो मेरे जो ऊपर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पे आप क्लिक करके जान सकते हैं कि G20 कंट्रीज़ क्या हैं, G7 कंट्रीज़ क्या हैं, G8 कंट्रीज़ क्या हैं, कब इनका फॉर्मेशन हुआ और किस कौन-कौन से देश में शामिल हैं। तो आप ये जान सकते हैं, ठीक है? 1 दिसंबर 2022 से भारत इसका अध्यक्ष हो चुका है। इसकी प्रेसिडेंसी आ चुकी है भारत के पास। और 2023 में जो समिट होगा, उसकी अध्यक्षता भारत करेगा। यानी उसका जो लीड करेगा, उसका जो हेड रहेगा, वो भारत रहेगा और वहाँ पे मीटिंग होगी। यह मीटिंग जो है, वह सितंबर माह में होगी, यानी सितंबर के मंथ में होगी। और इसमें जैसे कि यहाँ पे कुछ एजेंडा सेट किया जाता है, कोई भी मीटिंग होती है, तो उसका एजेंडा सेट किया जाता है। जैसे कि कभी होता है क्लाइमेट चेंज होता है, कभी होता है मीथेन इमिशन के बारे में, कभी होता है इकोनॉमी के बारे में। तो ऐसे-ऐसे जो एजेंडाज़ होते हैं कि सारे देशों के लिए जो इम्पोर्टेंट होते हैं, वो एजेंडा इस बार सेट करेगा भारत, ठीक है? इस मीटिंग में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए भी और अपने गर्व का भी विषय है कि हमारा भारत इस टाइम पे अध्यक्ष है और उसको ऐसा मौका मिल रहा है कि अपने आप को एक लीडर के तौर पे प्रदर्शित करने का। तो कुल मिला के ये है। और अगर उदयपुर की एक और खासियत बताएँ तो उदयपुर का जो स्थापना किया था वो उदय सिंह सेकंड के द्वारा किया गया था, ठीक है? आपको ये भी याद रखना है कि हो सकता है कि आपको कुछ फैक्ट्स का भी पूछा जाए। अगर ईयर की बात करें तो वो है 1559, ठीक है? 1559 ईस्वी में। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो इससे रिलेटेड थे, तो उसको आपको मैंने बता दिया। अब आगे चलते हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ सॉलिडेरिटी विथ फिलिस्तीन पीपल इज़ ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन व्हिच डे? तो आप इसका आंसर दीजिए, उसके बाद मैं इसके बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा, ठीक है? आपका टाइम शुरू होता है अब। आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है 29 नवंबर, ठीक है? 29 नवंबर को जो फ़िलिस्तीन लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है, वो मनाया जाता है। जो दिवस है वो 29 नवंबर को मनाया जाता है, आपको ये पता चल गया। ये क्यों मनाया जाता है? क्योंकि यूनाइटेड नेशन ने 1978 के बाद जो फ़िलिस्तीन के लोग हैं, उनको एकजुटता के रूप में प्रदर्शित करने के लिए, यानी कि एकजुटता को व्यक्त करने के लिए, तो इस दिवस को एक इंटरनेशनल डे के तौर पे घोषित किया। फ़िलिस्तीन के लोग पहले यहाँ पे अच्छे से रहते थे। इज़राइल जो आप इस टाइम पे जानते हैं, वहाँ पे फ़िलिस्तीन लोगों का आधिपत्य था, यानी कि वो लोग वहाँ पे रहते थे। लेकिन समय के साथ जो इज़राइल के लोग हैं, वो लोग बढ़ते गए और फ़िलिस्तीन के लोग कम होते गए। जिसका मेन रीज़न था कि वहाँ पे अत्याचार भी हुए और वो लोग जो फ़िलिस्तीन के लोग थे, वो लोग मुस्लिम समुदाय के ज़्यादा थे और जो इज़राइल के लोग थे, वो यहूदी थे। तो इनमें काफ़ी द्वंद्व चलता रहता था। उसके बाद समय के साथ इन लोगों की संख्या कम होती गई, जिसके कारण इन पे कई अत्याचार हुए। इसके लिए जो इनके एकजुटता के लिए जो संयुक्त राष्ट्र है, उसने एक दिवस घोषित किया, जिसके द्वारा उनकी एकजुटता को प्रदर्शित किया जा सके। तो इसलिए ये दिवस मनाया जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पे शांति मुमकिन नहीं हो पाई है, यहाँ पे पीस नहीं है और यहाँ पे संघर्ष चलते ही रहते हैं, यानी कुछ ना कुछ लड़ाई होती रहती है, कभी ना कभी बम गिराया जाता है, फिर कुछ ना कुछ किया ही जाता है। तो अभी यह एरिया पूरी तरीके से शांत नहीं है, यहाँ पे द्वंद्व चल रहे हैं, जो कि युद्ध के तौर पे भी, विवाद के तौर पे भी सारी चीज़ें हैं। तो फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बारे में आपको मैं डीप में बाद में इसकी हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा। कि पहले 1946 में कैसा था, 1950 में कैसा था, उसके बाद 2004 में कैसा उसकी स्थिति हो गई। मैप के द्वारा मैं इसको अच्छे से बताऊँगा। इस टाइम पे इज़राइल का काफ़ी ज़्यादा परसेंट हो गया है फ़िलिस्तीन के मुकाबले। तो आप ये याद रखिएगा। तो ये डे मनाया जाता है 29 नवंबर को, ठीक है? उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करें, तो 4th क्वेश्चन में बताया जा रहा है, नई चेतना जेंडर कैंपेन वाज़ लॉन्च्ड अंडर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम? जो नई चेतना एक स्कीम है, वो किसके अंडर में लॉन्च की गई, ठीक है? तो इसके जो ऑप्शन है, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन, ये है पहला आपका ऑप्शन। उसके बाद दूसरा है मिशन शक्ति के द्वारा।
तीसरा है आपका उज्ज्वला। उज्ज्वला योजना में इसकी शुरुआत की गई है, इसके अंडर में शुरुआत की गई है। या फिर लास्ट में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इस योजना के तहत लॉन्च किया गया है। तो इनमें से कौन सी ऐसी योजना है जिसके अंडर में इस नई चेतना को लॉन्च किया गया है? तो आपका समय समाप्त हुआ। इसका सही आंसर है नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन। इसके द्वारा जो ये इसके अंडर में नई चेतना लिंग अभियान शुरू किया गया है, ठीक है? नई चेतना जेंडर कैंपेन जो है, वो नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन के अंडर में स्टार्ट किया गया है, जिसकी शुरुआत आपके तमिलनाडु में की गई है, ठीक है? जैसे कि हर जगह हर जो कैंपेन चलते हैं, उनकी शुरुआत किसी न किसी राज्य से होती है, तो इसकी शुरुआत तमिलनाडु राज्य से की गई है। यह जो अभियान है, वह केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित किया गया है, ठीक है? यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है, ये कैंपेन लॉन्च किया गया है। इसका जो उद्देश्य है, इसका जो पर्पज़ है, ये है जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है, उसके बारे में नॉलेज मिल सके और इनको एक आवाज़ उठाने के लिए एक प्लेटफ़ॉर्म देना कि जिससे कि इनको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। अगर ऐसा कुछ होता है तो इनको छुपाना ना पड़े, ये सामने आके बता सकें और इसके बारे में जल्दी से जल्दी सॉल्व हो सके सारी चीज़ें। तो नॉलेज जब रहेगा तभी कोई चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं। तो उसके बारे में नॉलेज प्रदान करने के लिए नई चेतना प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन? तो आप इसका आंसर दीजिए। बहुत ही अच्छे-अच्छे क्वेश्चन लेके आया हूँ मैं आपके लिए, कि जो बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम्स में। तो आप जल्दी से इसका आंसर दीजिए, मैं आपको बताता हूँ और अगले क्वेश्चन पे फिर चलते हैं। बहुत मज़ा आने वाला है। तो आपका सही आंसर है पीटी ऊषा, ठीक है? पीटी ऊषा एक एथलीट हैं, जो कि कई सारे एशियन गेम जीत चुकी हैं और इन्होंने कई मेडल्स जीते हैं और इनको पद्मश्री भी मिला है, जो हमारे भारत का बहुत ही सम्मानित पुरस्कार है, ठीक है? तो ये सारे पुरस्कारों से सम्मानित हैं और इनको ओलंपिक संघ का पहली महिला अध्यक्ष के तौर पे सम्मानित किया गया है। इन्होंने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता है और 1984 में जो ओलंपिक गेम हुआ था, उसमें 400 मीटर की जो रेस हुई थी, उसमें इनका 4th पोज़ीशन आया था। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है उस टाइम पे 1984 के साल में जो भारत को रिप्रेज़ेंट करना और उसमें 4th पोज़ीशन लाना, ये भी बहुत बड़ी बात थी अपने आप में। आप उस रेस को देखिएगा यूट्यूब पे, शायद उसकी वीडियोज़ पड़ी हुई हैं, कुछ क्लिप पड़ी हुई हैं। बहुत ही अच्छी तरीके से परफ़ॉर्म किया था और ये इन्होंने जब इन्होंने परफ़ॉर्म किया उसके बाद महिलाओं में ये भी जोश आ गया, जो भी फीमेल्स थी उनमें ये जोश आ गया कि हम भी कुछ कर सकते हैं गेम्स में और आगे जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में बहुत अच्छा एग्ज़ाम्पल है, रोल मॉडल है कई सारी फीमेल्स कैंडिडेट का और फीमेल्स जो एस्पिरेंट हैं उनका। तो एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता, इनको पद्मश्री भी मिला हुआ है और कई सारे मेडल्स भी जीते हैं। तो इस टाइम पे इनको इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का चीफ अपॉइंट किया गया है, ठीक है? इनको हम अन्य नामों से भी जानते हैं, जैसे कि इनके अदर नेम्स भी हैं, जैसे कि अगर आप जो मिल्खा सर हैं, उनके बारे में भी सुना होगा, जिन पे भाग फ़िल्म भी बनी हुई है, तो उनको फ्लाइंग सिख कहा जाता था, ठीक है? तो वैसे ही इनको कहा जाता है क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फ़ील्ड। तो इनको क्वीन ऑफ इंडियन ट्रैक एंड फ़ील्ड भी कहा जाता है, तो आप ये भी याद रखिएगा, ठीक है? जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो है भारत और किसके बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास यानी जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हरिमो शक्ति 2022 हुई है, ठीक है? ये किसके बीच हुई है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है इंडोनेशिया, दूसरा है फ्रांस, तीसरा है जापान, चौथा है मलेशिया, पाँचवां है यूएसए। तो ये आपके पास ऑप्शन है, जल्दी बताइए आप, ठीक है? आपका समय समाप्त हुआ। तो आपका सही ऑप्शन है मलेशिया, ठीक है? मलेशिया और भारत की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है हरिमो शक्ति 2022। तो ये आपका सही आंसर है। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी किस स्थान पर फटा है? ये आपको इसका आंसर देना है। आपके सामने ऑप्शन है इथियोपिया, हवाई, आइसलैंड, ग्वाटेमाला, कैनारी द्वीप। तो ये आपके सामने ऑप्शन है, आपको जल्दी से आंसर देना है कि ये मौना लोवा जो सक्रिय ज्वालामुखी है, वो कहाँ पे फटा है? यानी इसका सीधा-सा मतलब है कि आपको प्लेस बताना है, ठीक है? अगर आप ज्योग्राफी को सही से पढ़े होंगे, जो भी स्टूडेंट्स हैं, उनको पता होगा कि मौना लोआ किस जगह से संबंधित है, किस प्लेस से संबंधित है। पढ़ाई की है? चलिए मैं आपको बताता हूँ आंसर। इसका आंसर है हवाई। जो हवाई आइलैंड है, वहाँ पे जो विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी यानी जो सबसे लार्जेस्ट एक्टिव वोल्केनो है, वो है मौना लोआ। तो ये हवाई आइलैंड में पड़ता है। तो ये इसका अगर विस्फोट की बात करें तो ये 40 वर्षों बाद, ये 40 इयर्स बाद इसमें विस्फोट हुआ है। यानी 40 साल अपने आप में बहुत बड़ी संख्या है। लेकिन अब इस टाइम पे इसमें फिर से विस्फोट शुरू हो गया है। तो ये हवाई आइलैंड पे है, ठीक है? आप ये याद रखिएगा कि ये हवाई द्वीप पे स्थित सबसे बड़ा विश्व का सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है? अरीतापट्टी विलेज हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज़ द फर्स्ट बायोडायवर्सिटी साइट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? यानी कि अरीतापट्टी जो गाँव है, वह किस राज्य में पहला जैव विविधता वाला प्लेस बना है, यानी स्थान घोषित किया गया है?
अभी तक इसमें कोई भी जैव विविधता वाला प्लेस घोषित नहीं किया गया था इस राज्य में। तो वो किस राज्य का है जिसका नाम है अरीतापट्टी? आपके ऑप्शन है महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। गिरते हैं सहसवार ही मैदान जंग में, वो तिफ़्र क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चले। अगर आप लड़ाई करेंगे, तभी तो आपको मैदान में गिरेंगे, चोट खाएँगे, तभी तो पता चलेगा कि आपको आगे कैसे कार्य करना है। उसी तरीके से अगर आपको इस टाइम पे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, आप ऐसा तो नहीं है कि आपने इसको सॉल्व ही नहीं किया, आप आए ही नहीं हमारे साथ इसको सॉल्व करने के लिए, आपने वीडियो देखी ही नहीं। आप आए, कोशिश कर रहे हैं, उसके बाद भी अगर नहीं आ रहा, तो इसमें परेशान होने की बात नहीं है, आप इससे सीख ही रहे हैं कुछ। तो जिन्होंने इस वीडियो को टच ही नहीं किया, तो उनको पता ही क्या चलेगा, उसको इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं होगी, तो उनका घाटा रहेगा। तो आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे तैयारी करके। अगर आप इतने अवेयर हैं कि इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ेंगे और ज़रूर सक्सेसफुल होंगे। तो चलिए मैं इसका आपको आंसर बताता हूँ कि ये जो अरीतापट्टी है वो तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है? तमिलनाडु में कोई ऐसा पहला प्लेस है जिसको जैव विविधता स्थल घोषित किया गया है, ठीक है? तो एक चीज़ और बता दूँ कि जो अरीटापट्टी है, वो तमिलनाडु में है और तमिलनाडु के मदुरई जिले में स्थित है। तो आप ये भी याद रखिएगा। हो सकता है अरीतापट्टी को कुछ प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग हो, मुझे मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है अरीतापट्टी है। अगर आपको कुछ और लग रहा हो, अगर कुछ और आपको सही प्रोनाउंसिएशन आता हो तो आप कर सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि पॉलिटी से रिलेटेड है। व्हेन डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिसाइड टू एस्टैब्लिश नवंबर 26 एज कॉन्स्टिट्यूशन डे? तो आप बताइए कि किस ईयर में 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे मनाना शुरू किया गया? आपके सामने ऑप्शन है 2014, 2015, 2016, 2017, 2013। ऐसे ऑप्शंस आ जाते हैं 2013, 14, 15, 16 तो इस तरीके से कन्फ्यूजन ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसीलिए मैंने ये खेल खेला है, तो आप बताएँ इसको। तो जिसमें आपका जो सही ऑप्शन है, वो 2015 होगा, जो हमारे नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ही 26 नवंबर को संविधान दिवस के तौर पे मनाने की घोषणा की थी और तभी से इसको मनाया जा रहा है हर साल पे। इसको 2015 में ही मनाए जाने का कारण यह है कि इसी ईयर में 125वीं बर्थ एनिवर्सरी पड़ती है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी इसी ईयर में पड़ रही थी और 26 नवंबर 1949 को आपका संविधान जो है उसको अडॉप्ट किया गया था ऑफिशियली। तो इस वजह से 26 नवंबर की डेट ली गई और ईयर चुना गया 2015 को। तो इस तरीके से संविधान दिवस आपका 26 हर साल 26 नवंबर को मनाया जाने लगा 2015 से, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा। अगर और एडिशनल जानकारी दें तो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। जो अस्थायी तौर पे इसके अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, ठीक है? तो आप ये याद रखिएगा जो पहले इसके अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके बाद 11 दिसंबर सन 1946 को आपके जो मीटिंग हुई थी, उसमें जो अध्यक्षता की थी, वो किए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जिनको पहला राष्ट्रपति भी घोषित किया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने स्थायी तौर पे इसकी अध्यक्षता की थी 11 दिसंबर सन 1946 को। तो आप ये याद रखिएगा कि पहली मीटिंग हुई थी 9 दिसंबर सन 1946 को जिसमें अध्यक्षता जो की गई थी, वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी और उसके बाद जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर सन 1946 को, उसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी तौर पे अध्यक्ष घोषित किया गया था। तो आप ये याद रखिएगा एक फैक्ट है और उसके बाद जो 26 नवंबर सन 1946 को इसको ऑफिशियली अडॉप्ट किया गया संविधान को, ठीक है? और उसके बाद 26 जनवरी इसके 3 महीने बाद 1950 को आपका रिपब्लिक डे मनाया जाता है, गणतंत्र दिवस आपका मनाया जाता है। उस टाइम फुल फ्लेज्ड तरीके से आपके कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया गया था। तो ये कुल मिला के इससे कुछ संबंधित फैक्ट्स थे, तो आपको ये याद रखना है। जो निवासी हैं, भारत के निवासी हैं, उनके बीच संवैधानिक मूल्यों को आगे बढ़ाने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है, ठीक है? लास्ट क्वेश्चन जो आज का है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं कि दूध के महत्व और लाभों को दर्शाने के लिए हर साल बीच में गैप को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। यानी दूध के महत्व और लाभ को बताने के लिए एक दुग्ध दिवस मनाया जाने लगा यानी मिल्क डे मनाया जाने लगा। वो किस डे से संबंधित है? ये आप बताइए, ठीक है? आपका समय शुरू होता है अब। लास्ट क्वेश्चन है, सबका सही होना चाहिए, बता दे रहा हूँ। तो आपका समय समाप्त हुआ। आपका इसमें सही आंसर है कि हर साल 26 नवंबर को आपका दुग्ध दिवस मनाया जाता है। नेशनल मिल्क डे आपका हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है, ठीक है? और इसमें इसका जो मोटिव रहता है, वो रहता है कि इम्पोर्टेंस बताना मिल्क का और बेनिफिट्स बताना। क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है मिल्क, इसको संतुलित आहार भी कहा जाता है कि अगर आप इसको पी लेते हैं, तो आपको सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, ठीक है? तो अगर इसकी बात करें, तो इससे रिलेटेड एक और आप फैक्ट्स याद रखिएगा कि जो व्हाइट रेवोल्यूशन है, वो इसी से संबंधित है। आप ऑपरेशन फ्लड भी समझ सकते हैं। ऑपरेशन फ्लड ऑपरेशन फ्लड भी इसी से संबंधित है। तो ऑपरेशन फ्लड मतलब बाढ़ मत समझ लीजिएगा। दुग्ध का प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए, इसके लिए वर्गीस कुरियन ने इसकी शुरुआत 1970 में की थी और
मिल्क का प्रोडक्शन पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट हो, इसके लिए इस पहल की शुरुआत भारत में की गई थी और उसके बाद भारत नंबर 1 बना भी था, ठीक है? तो यह रिवॉल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कुल मिला के ये 10 क्वेश्चनों की श्रृंखला थी, ये 10 क्वेश्चनों की सीरीज़ थी, जिसमें मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन मिले होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है, अभी तक आपने इसको देखा है, तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और अगर सब्सक्राइब कर चुके हैं, तो आप शेयर करें और लोगों में, जिससे कि और भी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँच सके और मैं भी ग्रो कर सकूँ, ठीक है? और आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। अगले उसमें मैं जल्द ही 10 क्वेश्चन की और सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें बहुत ही अच्छे क्वेश्चन रहेंगे करंट टॉपिक से रिलेटेड, ठीक है? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और आप अपना ख़्याल रखिए, अच्छे से रहिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।